So previously we were discussing about elasticity. Elasticity में हम दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं जिनको स्ट्रेस और स्ट्रेन कहते हैं. अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की मदद से हम एक लॉ पढ़ेंगे जो हमें रॉबर्ट हुक ने दिया था, विच इज कॉल्ड हुक्स लॉ. और हुक्स लॉ के लिए दोबारा स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिवाइज करना जरूरी है. स्ट्रेस के बारे में मैं दोबारा बता देता हूं. स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया. ये वो इंटरनल फोर्स होती है जो किसी भी सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपस में फोर्स लगाते हैं ताकि वो डिफॉर्म ना हो. अपनी शेप चेंज करते वक्त जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो वो रेजिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स कि वो ज्यादा डिफॉर्म ना हो जाएं और फिर वापस अपनी शेप लाना चाहते हैं, तो इसलिए उसमें वो फोर्स जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होती है वो पैदा हो जाती है. ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड मटेरियल होगा, जितनी ज्यादा उनके अंदर मॉलिक्यूल्स में फोर्स पाई जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उतनी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस बन सकती है. स्ट्रेन हमें दूसरी तरफ बताती है कि कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना उसमें चेंज आया है शेप में. यानी चेंज निकालते हैं या तो लेंथ में या चेंज निकालते हैं उसके वॉल्यूम में, तो हमें स्ट्रेन पता चल जाता है. अब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों से हमें एक और प्रॉपर्टी पता चलेगी जो हम आगे पढ़ेंगे हुक्स लॉ में. सो हुक्स लॉ हमें बताता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट है इलास्टिसिटी की. इलास्टिसिटी का मतलब कि वो बॉडी की प्रॉपर्टी जो अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन कर ले, वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाए. अगर हम फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, तो फोर्स हटा के वो वापस अपनी शेप ले आए, तो दैट इज इलास्टिसिटी. लेकिन इसकी एक हद है कि हम जितना ज्यादा किसी चीज को खींचेंगे, किसी सॉलिड बॉडी को खींचेंगे, तो वो एक हद तक खिंचेगी, उसके बाद हो सकता है वो टूट जाए. लेकिन ऐसा भी होता है कुछ सॉलिड बॉडीज में, ज्यादातर मेटल्स में, कि वो खिंच के अपनी शेप वापस नहीं ला सकती. यानी उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, वो अपनी शेप परमानेंट वैसी बना लेती है जैसे खिंची हुई है. और ये ज्यादातर स्प्रिंग में देखा जाता है. इस स्प्रिंग को आप एक हद तक खींचें कि वो पूरा खिंच जाए और अपनी शेप वापस ना ला सके, तो ऐसी सूरत में वो इलास्टिसिटी नहीं रखता, वो प्लास्टिसिटी रखता है, वो प्लास्टिक नेचर रखता है. ये प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है, कोई भी शेप बनाई जा सकती है. तो हुक्स लॉ में बताता है कि उस रेंज के अंदर जब वो शेप वापस लाए, ये नहीं कि वो शेप अपनी परमानेंट चेंज कर ले, तो वापस शेप लाने वालों को इलास्टिक बॉडी कहा जाता है. उस इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के. और ये स्ट्रेस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, और स्ट्रेन को हम यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह रहे हैं क्योंकि लेंथ को चेंज करते हुए देख रहे हैं. इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है. यहां जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको यंग्स मॉडुलस का नाम दिया जाता है. ये दरअसल इलास्टिसिटी कांस्टेंट है कि कितनी उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, ये कांस्टेंट हमें बताता है. लेकिन इलास्टिक लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, कितनी उसमें फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगी. उसके एरिया को निकाला जाए तो हम अगर सर्कुलर बॉडीज को देखते हैं, जैसे ये गोल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. आर रेडियस को कहते हैं. तो एरिया अगर हमें पता हो, हम एरिया से उस फोर्स को डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल सकते हैं. ये वो हद है स्ट्रेस की कि जहां पर उसके अंदर इलास्टिसिटी की नेचर पाई जाती है. दैट बॉडी एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी शेप अपनी वापस ला सकती है कि पूरी पूरी शेप वापस चेंज हो जाएगी. सो इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं. सो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने हुक्स लॉ में पढ़ा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो कांस्टेंट है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं. अगर मैं स्ट्रेन को डिवाइड कर दूं स्ट्रेस से,
तो एक इक्वेशन आ जाएगी यंग्स मॉड्यूलस की। ये उसी हुक्स लॉ से निकाली गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है उसको डिवाइड कर दें स्ट्रेन से, तो ये इलास्टिसिटी बताता है। और बहुत सारे मटेरियल्स की डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है जिसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि स्टील है जिसका सबसे ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है। इसकी वैल्यू अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखें, क्योंकि हमें यंग्स मॉड्यूलस के बारे में पता चलता है कि ये भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखता है जैसे कि स्ट्रेस की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन जो स्ट्रेन है उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो जब कोई भी यूनिट डिवाइड नहीं होगी तो वही रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉड्यूलस हमें इलास्टिसिटी की एक वैल्यू बताता है कि इसमें इतनी लचक है, और स्टील की बहुत ज्यादा होती है, एल्युमिनियम से ज्यादा होती है। एल्युमिनियम की भी इलास्टिसिटी अच्छी होती है और हम इसको ज्यादातर फर्नीचर्स में और घर में इस्तेमाल करते हैं। स्टील को हम ज्यादातर हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैवी सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रबर जो आपको ज्यादा इलास्टिक लगता है वो इतना इलास्टिक नहीं होता। उसमें लचक जो होती है वो अमूमन खिंचाव कितना खिंच रहा है इससे उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। रबर भले ज्यादा खिंचता है, उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा होता है, डिफॉर्मेशन ज्यादा होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, जो उसका स्ट्रेस है, वो ज्यादा नहीं होता। इसलिए इसका यंग्स मॉड्यूलस भी कम आता है। तो स्ट्रेस हम जानते हैं इट इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उतनी फोर्स अगर लगा के उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस देखी जाए तो वो डिवाइड करें एरिया से, ये स्ट्रेस होता है। जबकि स्ट्रेन बताता है कि कितना उसमें चेंज आ रहा है। भले चीजों में चेंज ज्यादा आए लेकिन उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होगी, उसके अंदर स्ट्रेचीनेस ज्यादा होगी, उसके अंदर स्प्रिंगीनेस ज्यादा होगी। सो यंग्स मॉड्यूलस का जो एसआई यूनिट है वो भी आपको पता होना चाहिए, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्यों है? क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, मीटर मीटर से डिवाइड होके कैंसिल हो जाता है। और इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसको स्टिफनेस भी कहा जाता है। तो इलास्टिसिटी स्ट्रेचीनेस नहीं है, कितना खिंच रहा है, ये इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी तो वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी को अपनी वापस ओरिजिनल शेप पर ले आए। तो वापस ओरिजिनल शेप लाने में स्टील सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। रबर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर उसको आप खींचते जाएंगे तो उसके अंदर प्लास्टिक नेचर होगी, बल्कि वो तो जल्दी टूट जाएगा। सो स्ट्रेचनेस जिसमें ज्यादा है उसका स्ट्रेन ज्यादा होता है, और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ती है ना तो ये वैल्यू ओवरऑल कम कर देती है। इसीलिए यंग्स मॉड्यूलस रबर का कम आता है। सो यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस की भी इक्वेशन हमारे पास है, और स्ट्रेन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है लेंथ वाइज, उसकी भी इक्वेशन हमारे पास है। इसको सब्स्टिट्यूट अगर हम इसमें कर दें तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इसमें पुट कर दिया, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, इसको इसमें पुट कर दिया। अब ये ए तो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो पर न्यूमरेटर पर चला जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। और मैं इसमें फोर्स अगर निकालना चाहता हूं तो फोर्स जो यहां पर होगी वो इक्वल होगी ए ई अपॉन एल टाइम्स डेल्टा एल। यहां पर ए जो है मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एल यहां पर इससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा एल यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एफ आ गया अलग होके। ये जो फोर्स है, अब इसके लिहाज से हम एक और स्टेटमेंट पढ़ेंगे हुक्स लॉ की। यहां पर अगर देखा जाए तो किसी भी बॉडी में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, वो उसका यंग्स मॉड्यूलस बताती है कि कितनी उसमें इलास्टिसिटी है, वो अपनी ओरिजिनल शेप कैसे वापस लाएगी।
स्टील की ज्यादा है, एल्युमिनियम की कम है, प्लास्टिक्स की कम है। तो स्टील, कास्ट आयरन, ये सब हम बिल्डिंग मटेरियल्स में इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इनका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। और एरिया तो कांस्टेंट ही रहता है, साइज उसका वही रहेगा, सॉलिड है। और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो भी वही रहेगी, सिर्फ चेंज होने वाली क्या है, इसमें जितनी फोर्स लगाएंगे उतना उसके अंदर लेंथ चेंज होती जाएगी। तो इस ए ई अपन एल को कांस्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ए भी चेंज नहीं होता, एरिया भी चेंज नहीं होता, उसकी ओरिजिनल लेंथ भी वही रहती है, सॉलिड है, और यंग्स मॉडुलस भी उसका कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो हुक्स लॉ हमारे पास एक और बन जाता है जिसको हम पढ़ेंगे आगे, कि जो फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज को डिफॉर्म करने के लिए, जिसको डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं, जितनी ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा उसका लेंथ, उसमें साइज चेंज हो जाएगा, उतनी ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन आएगी। सो द डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। जितना उसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं उतनी उसमें लेंथ बढ़ रही है। ये एक और स्टेटमेंट है हुक्स लॉ की। लेकिन हुक्स लॉ में हम एक और चीज पढ़ते हैं कि अगर किसी भी इलास्टिक बॉडी को खींचें तो उसके अंदर इंटरनल फोर्स जो होती है वो उसको वापस अपनी शेप लाने पर मजबूर करती है, और उस इंटरनल फोर्स जो उसमें वापस अपनी शेप लेके आए उसको इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल, हम स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अगर लगा दें और उसको जमीन पर रख दें, जिस पोजीशन पर वो मूव नहीं कर रहा उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, या उसको रेस्ट कहा जाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूवमेंट नहीं हो रही होती, इसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको अगर हम डिस्प्लेस करें, जितना ज्यादा इसको खींचेंगे उतनी उसमें फोर्स पाई जाएगी और वापस अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो हुक्स लॉ ये भी हमें बताता है कि जो इसके अंदर फोर्स होगी जो उसको वापस लाएगी, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उतने डिस्प्लेसमेंट के जितना उसको खींचा जा रहा है। जैसे कि इसको हम खींच रहे हैं तो उतना ही डिस्टेंस यहां पर ये पीछे जाके डिस्प्लेस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये अपने अंदर रिस्टोरिंग एबिलिटी रखता है, वापस अपनी शेप लाना चाहता है। और इसी तरह से यहां पर वर्टिकल मोशन में भी होता है कि अगर हम स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगाएं और उसको उल्टा लटका दें तो जितनी फोर्स लगेगी उतना ज्यादा उसमें वापस जाने की सलाहियत होगी, उतना ज्यादा वो डिस्प्लेस कर जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज हुक्स लॉ इन एन इलास्टिक बॉडी। और इसमें यह भी जरूरी है कि इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने जो पिछले टॉपिक में, जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहा था, हुक्स लॉ की पहली स्टेटमेंट, ये हमें बताती है कि जो उसकी फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमने देखा था कि एरिया भी उसका कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट होती है, और यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट ही है, जिससे इसका एक कांस्टेंट और आता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। पर हम यहां पर सिर्फ हुक्स लॉ की अगर ये भी स्टेटमेंट लिख दें कि जो इसमें फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद इन एन इलास्टिक लिमिट, तो वो हमारे पास हुक्स लॉ है। ये दूसरी स्टेटमेंट है हुक्स लॉ की। तो दरअसल इसमें जो इंटरनल फोर्स है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप इसमें चेंज लाएंगे, जितना इसको डिफॉर्म करेंगे, उतना ज्यादा उसमें फोर्स बनेगी उसको वापस अपनी शेप में लाने के लिए। लेकिन स्प्रिंग में एक अजीब सा काम होता है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इसको हटाते हैं तो ये वापस स्प्रिंग जो अपनी शेप चेंज करना चाहता है, लाना चाहता है,
तो वापस आने की सूरत में ये और डिस्प्लेस हो जाता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक इसके अंदर रेस्ट की हालत नहीं आती ड्यू टू सम फ्रिक्शन। एक और इसमें हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं इसकी स्टेटमेंट, क्योंकि लॉस की स्टेटमेंट होती है। तो यहां पर जितना इसमें टेंशन होगी उतनी एक्सटेंशन होगी, यानी जितना इसको खींचेंगे उसमें टेंशन आएगी तो उतनी उसमें एक्सटेंशन भी होगी। स्प्रिंग की अगर बात करें तो एक्सटेंशन जो है ये डिपेंड करती है टेंशन पर, और जो फोर्स हम यहां पर लगा रहे होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स देखा जाए तो उतनी ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगी, चेंज होगी लेंथ। लेकिन अगर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स देखा जाए जो उसकी शेप वापस लाना चाहती है तो वो तो बैक साइड पर लग रही है, उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहां पर फोर्स की बात की जा रही है वो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, और टेंशन इसीलिए जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है एक्सटर्नल फोर्स से। जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उतनी उसमें टेंशन क्रिएट होती है, इसीलिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया जाता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हुक्स लॉ की अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो इसमें कंसीडर करेंगे कि एक स्प्रिंग को हमने अटैच किया है सीलिंग के साथ, और इस स्प्रिंग को हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ये एक खास शेप होती है स्प्रिंग की, इसको हेलिकल शेप कहा जाता है। तो कंसीडर अ हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। एक सपोर्ट से हमने इसको अटैच करके लटका दिया है, एंड अ ब्लॉक इज अटैच टू इट्स लोअर एंड। इसके आखिरी सिरे में एक ब्लॉक लगाया है जिसका कोई ना कोई मास है, और उस मास की वजह से उसमें वेट बनेगा। आप जानते हैं कि वेट एक फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो जो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से, उसकी वजह से ये नीचे आएगा, लेकिन ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करेंगे वापस उछल के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से जो फोर्स होगी, जिसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, इसके अंदर तनाव, वो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से होगी, जो इसको अपनी शेप वापस लाना चाहता है। लेकिन वापस अपनी शेप तो नहीं आएगी, क्योंकि ये फ्री टू मूव होता है। तो स्प्रिंग जो है ना वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और उतना ही ऊपर जाएगा जितना डिस्प्लेस किया है ग्रेविटी की वजह से। जितना यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एल आया है। आपकी बुक में ये डेल्टा एल नहीं शो हुआ हुआ, इसको एक्स कहा है। इस एक्स को भी डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। तो जितनी ज्यादा टेंशन इसमें होगी, जितना इसमें फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, उतनी फोर्स इसकी वेट की भी होगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, अपने फिक्स पॉइंट पर नहीं आ जाता, रेस्ट पर नहीं आ जाता। तो जो फोर्स लग रही है वो नीचे लग रही है, ये बराबर है जो फोर्स लग रही है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू इलास्टिसिटी, और इस फोर्स को टेंशन कहा गया है। हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी एक किया जाता है जो कि प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं, कि फाइंड करते हैं इसमें कितना एक्सटेंशन है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, और ये फोर्स वेट होती है। प्रूव करना है इसको हुक्स लॉ की मदद से। तो हुक्स लॉ का ग्राफ भी बनाया जाता है, और ग्राफ हम जब बनाते हैं किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली क्वांटिटीज के लिए तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये स्ट्रेट लाइन बनी है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स है ना, आप देखते हैं कि बराबर बराबर मूव कर रहे हैं। तो ये हमें यही बताता है कि जितनी फोर्स लगाएंगे, बराबर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, तो उतना बराबर बराबर उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा।
अगर इसमें फोर्स बढ़ाते जाएं यानी वेट बढ़ाते जाएं, इस वेट को हम लटका के चेक भी करते हैं कि वेट इसमें लगाएंगे अगर 10 ग्राम्स का 20 ग्राम्स का, तो उसके हिसाब से उसमें ये स्प्रिंग खिंचता चला जाएगा। और उसके हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, उसमें जो चेंज इन लेंथ निकाल लें, तो उससे हम हुक्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक एक प्रैक्टिकल है, लेकिन इंजीनियरिंग में इसकी जो टेस्टिंग की जाती है इसी फॉर्मूले से की जाती है। मटेरियल्स के लिए हम चेक कर सकते हैं कि कितनी इलास्टिसिटी है उनमें, और इसमें यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए भी यही एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप लगा के खींचते हैं चीजों को और उसमें स्ट्रेन निकालते हैं, यानी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। और इस स्ट्रेन निकालने से हमें पता चल जाता है कि कितना इसके अंदर स्ट्रेचनेस है और कितनी इसमें इलास्टिसिटी है। स्ट्रेचनेस कुछ मटेरियल्स में ज्यादा होती है, जैसे रबर में ज्यादा खिंचता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होती। उल्टा होता है उसमें मामला, उसमें प्लास्टिक नेचर ज्यादा होती है। लेकिन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, यानी वो अपनी शेप वापस ला सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो खिंचते दिखाई नहीं देते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।